Honorable Prime Minister, the Honorable Prime Minister, please. आदरणीय सभापति जी और सभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्यगण, सदन में मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। यहाँ सारे अनुभवी वरिष्ठ महानुभाव हैं। आगे मुझे उन सब से बहुत कुछ सीखना भी है, लेकिन आज प्रारंभ में मेरी अनुभव की कमी के कारण कोई अगर चूक रह जाए तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सदन में करीब 42 आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी, श्री सतीश जी, डेरेक ओ'ब्रायन, श्रीमान डीपी त्रिपाठी जी, श्री रामगोपाल यादव जी, श्री सीताराम येचुरी जी, सभी वरिष्ठ महानुभावों ने अपने अपने विचार रखे हैं। सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और बहुतेक इसका समर्थन हुआ है, या तो कहीं पर कुछ रचनात्मक सुझाव भी आए हैं, कुछ एक में अपेक्षाएं भी व्यक्त की गई है। लेकिन ये चर्चा बहुत सार्थक रही है। किसी भी बेंच पर क्यों न बैठे हो, लेकिन स्वीकार योग्य जो भी सुझाव आए हैं, उन सुझावों का आने वाले दिनों में रचनात्मक तरीके से सही उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैं रचनात्मक सुझाव देने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आभार भी व्यक्त करता हूं। कुछ आदरणीय सदस्यों ने चिंता भी व्यक्त की है, आशंका व्यक्त की है कि कैसे संभव होगा, कब करोगे, कैसे करोगे। ये बात सही है कि पिछले कई वर्षों से एक ऐसा निराशा का माहौल छाया हुआ है, एक ऐसा हर किसी का मन बन गया है कि यार अब कुछ हो नहीं सकता है, अब सब बेकार हो जाए। तो उसकी छाया अभी भी है और उसके कारण कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ही दिनों में विश्वास हो जाएगा ऐसे मित्रों को भी कि अब निराशा का माहौल छट चुका है और एक नई आशा और विश्वास के साथ देश आगे बढ़ने का संकल्प कर चुका है। कई वर्षों के बाद देश ने एक ऐसा जनादेश दिया है जिसमें देश ने स्थिरता को प्राथमिकता दी, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट किया है। भारत के मतदाताओं का ये निर्णय सामान्य निर्णय नहीं है। हम देशवासियों का आभारी हैं। भारत की संसदीय प्रणाली को इतने उमंग और उत्साह के साथ देश ने अनुमोदन किया है, लेकिन साथ साथ समय की ये मांग है कि हम सब हमारे इतने महान लोकतंत्र प्रति गौरवान्वित होकर के विश्व के सामने जरा सर ऊंचा करके आंख मिला करके बोलने की आदत बनाएं।
अमेरिका और यूरोप, उनकी कुल जनसंख्या से भी हमारे मतदाता उनके मतदाताओं से ज्यादा है। यानी हम कितने बड़े विशाल देश हैं, कितना बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहां अनपढ़ हो, गरीब हो, गांव में रह रहा हो, पहनने को कपड़े भी ना हो, लेकिन उसके रगों में जिस प्रकार से लोकतंत्र ने जगह बनाई, ये हमारे देश के बड़े गौरव की बात है। लेकिन विश्व के सामने हमें इसे उस रूप में अभी तक ला नहीं पाए कि हम सबका सामूहिक कर्तव्य है कि हम भारत की इस लोकतांत्रिक ताकत को विश्व के सामने उजागर करें और एक नए आत्मविश्वास का हम संचार करें, उस दिशा में हमने प्रयास किया। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक बिंदुओं को स्पर्श किया है और सभी माननीय सदस्य ने अपने अपने तरीके से उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, विजय और पराजय दोनों में सीख देने की ताकत होती है और सीख पाने की आवश्यकता भी होती है। जो विजय में से सीख नहीं लेता है वो पराजय के बीज बोता है, और जो पराजय में से सीख नहीं लेता वो विनाश के बीज बोता है। और इस बात को जय और पराजय के उन तराजू से ऊपर हट करके हमने कुछ सीखना भी होता है। मैं एक बार आचार्य विनोबा जी के चिंतन को पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने युवा की व्याख्या की और बड़ी सरल और अच्छी व्याख्या है। उन्होंने कहा युवा वो होता है जो आने वाले कल की सोचता है, आने वाले कल की बोलता है, लेकिन जो बीते हुए बातों को गाता रहता है वो युवा नहीं हो सकता, उसकी सोच युवा नहीं हो सकती। उसके लिए बीती हुई बातों को ही गुनगुनाते रहना, लोग स्वीकार करें या न करें, लोग अस्वीकार करें तो भी उसी अपने लहजे में रहना, ये हमने भी देखा है। कभी रेलवे में, बस में कोई ऐसे बूढ़े सज्जन मिल जाते हैं तो देर तक उनको सुनना पड़ता है, क्या क्या उनके भूतकाल उनका क्या था, वो सारी कथाएं सुननी होती है। तो ये विनोबा जी की युवा की बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है और मैं मानता हूं कि उसके हमने आगे वाले दिनों की ओर सोचने के लिए प्रेरित कर। भारत की एक ताकत उसका संघीय ढांचा है। बाबा साहब आंबेडकर और उस समय के हमारे विद्वत पुरुषों ने हमें जो संविधान दिया है उसकी एक सबसे बड़ी ताकत है संघीय ढांचा। हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हमने दिल्ली में बैठ करके संघीय ढांचे को ताकत दी है या नहीं दी है, और अधिक सामर्थ्यवान बनाया है कि नहीं बनाया। और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों को आगे बढ़ना होगा। अगर राष्ट्र को समृद्ध होना है तो राज्यों को समृद्ध होना होगा। अगर राष्ट्र को सशक्त होना है तो राज्यों को सशक्त होना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था तो हम एक मंत्र हमेशा बोलते थे, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। ये हम हमेशा शब्द प्रयोग करते। ये राज्यों के अंदर ये माहौल हम पनपा पाए हैं क्या? मेरा ये सद्भाग्य रहा है कि एक राज्य के मुखिया के रूप में पीड़ा क्या होती है उसने बहुत मैंने झेला है, अनुभव किया। मेरा ये भी सौभाग्य रहा है कि अनुकूल सरकार दिल्ली में हो
तब राज्य का क्या हाल होता है, और प्रतिकूल सरकार दिल्ली में हो तब राज्य का क्या हाल होता है। और इसलिए मैं एक भुक्तभोगी व्यक्ति हूं। मैंने इन कठिनाइयों को झेला है। राज्य को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, इसको मैंने भली भांति समझा है। राज्य कितनी ठोकरें खाता है, राज्य की बात को किस प्रकार से नकारा जाता है, सिर्फ निजी स्वार्थ के खातिर राज्य की विकास की योजनाओं को किस प्रकार से रोका जाता है, पर्यावरण के नाम पर राज्य की विकास यात्रा को दबोचने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, इन सारी बातों का मैं भुक्तभोगी हूं। और इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, एक ऐसे व्यक्ति को देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जो भली भांति राज्यों की पीड़ा को समझता है। और इस पीड़ा में से मैं आज इस सदन को विश्वास देता हूं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने इस बात को बल दिया और हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही। ये बड़े भाई छोटे भाई वाला कारोबार नहीं चलेगा। हमने राज्यों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का दिशा हमने बना ली। हमने एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें राज्य को भी अनुभूति हो कि मैं भारत की भलाई के लिए काम कर रहा हूं, और भारत की सरकार चलाने वाले लोगों के भी मन में रहना चाहिए, हिंदुस्तान का छोटा सा छोटा राज्य भी क्यों ना हो, उसके विकास के बिना हिंदुस्तान का विकास होने वाला नहीं है। ये मन की रचना के साथ, इस मन की रचना के साथ देश को आगे चलाना। और मैं आदरणीय सभापति जी बड़ा विश्वास से कहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम राज्यों को विश्वास में लें तो हमारे कार्य की गति बहुत बढ़ सकती है। हमने टीम इंडिया कंसेप्ट की बात आदरणीय राष्ट्रपति जी के भाषण में कही। भारत जैसे संघीय राज्य को, व्यवस्था वाले देश को चलाना है तो प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री इनकी एक टीम के रूप में काम करना चाहिए, एक टीम इंडिया के रूप में काम करना। प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के मंत्री ये टीम सफिशिएंट नहीं है। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, यही टीम का एक स्वरूप हमने उभारना होगा, और उस पर हम अगर बल देंगे तो हम राज्यों की ताकत राष्ट्र के विकास में हम जोड़ पाएंगे। आज मैंने सुना, हमारे मैत्री जी का भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री ने 40 चिट्ठियां लिखी थी, एक जवाब नहीं आया। यह स्थिति हमें बदलनी होगी, और इसलिए इस अवस्था को लाने के लिए कोई मैकेनिज्म विकसित हो, उस पर हम प्रयास करने के पक्ष में हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में कुछ लोगों को गुजरात मॉडल की बड़ी चिंता हो रही है। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है, गुजरात मॉडल आगे है क्या? तो उनकी इस मुसीबत का तो मैं अंदाज लगा दो। गुजरात मॉडल को अगर सरल भाषा में समझना है तो वो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार ने कोई अच्छा काम किया हो, उसको समझना, स्वीकार करना और हमारे यहां लागू करना, ये गुजरात मॉडल। केरल में लेफ्टिस्ट की सरकार, लेकिन उनका एक कुटुंबश्री प्रोग्राम था, हम उससे सीखे, हमारे अनुकूलता के अनुसार उसको लागू किया हमने। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक राज्य दूसरे राज्य की जो चर्चा हो रही है वो मॉडल की चर्चा हो रही है, और मॉडल की चर्चा विकास के संदर्भ में हो रही है। ये हमारे लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर रही है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ विकास के स्पर्धा के साथ चर्चा कर रहा है। और मेरे कान
इस बात को सुनने के लिए हमारे यहाँ लायलित रहते हैं कि कभी बंगाल ये कहे कि हम गुजरात से आगे निकल गए, कभी तमिलनाडु कहे कि गुजरात और बंगाल दोनों से हम आगे निकल गए, कभी आंध्र कहे कि हम तेलंगाना से आगे निकल गए, कभी तेलंगाना कहे हम आंध्र से आगे निकल गए, कभी बिहार कहे कि हमने गुजरात को पीछे छोड़ दिया। ये स्पर्धा का माहौल, विकास की स्पर्धा का माहौल हमें देश में देखना है, बढ़ाना है। और उस दिशा में हम इस बात को लेकर के आए कि हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में हर राज्य की अपनी शक्ति भी है, हर राज्य की अपनी विशेषता भी। हमें उसको समझना होगा। गुजरात जैसा छोटा सा राज्य, लेकिन हर जिले में हमारा एक मॉडल काम नहीं करता। एक ही प्रकार के कुर्ते सारी दुनिया को पहनाए नहीं जा सकते। वहां की विशेषता यह है कि रेगिस्तान वाला कच्छ, उसका मॉडल हरा भरे वलसाड़ में नहीं चल सकता। उसी प्रकार से एक राज्य का मॉडल दूसरे राज्य पर थोपा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से दिल्ली के विचार राज्यों पर नहीं थोपे जा सकते। उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी कठिनाइयां क्या है, उसके अनुरूप संसाधनों का उपयोग करके उन शक्तियों को बल देने से वो तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और इसलिए विकास में राज्य और राष्ट्र की दोनों की सामूहिक जिम्मेवारी एक नए राजनीतिक चरित्र की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम देखें, हमारी भारत माता के चित्र को देखें तो हमें ध्यान में आता है कि भारत मां का पश्चिमी किनारा, वहां तो कुछ गतिविधि नजर आती है। केरल हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो। लेकिन हमारे देश का पूर्वी इलाका, उड़ीसा हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो, क्या हमारी भारत माता ऐसी हो कि जिसका एक हाथ तो मजबूत हो और दूसरा हाथ दुर्बल हो? तो ये भारत मां कैसे मजबूत बनेगी? और इसलिए हमारे लिए प्राथमिकता है कि भारत का पूर्वी छोर जो विकास में पीछे रह गया, उसको कम से कम पश्चिम की बराबरी में जमाने के लिए हमने अथाक प्रयास करना चाहिए। विकास, जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सार्वदेशिक होना चाहिए, विकास सर्वप्रिय होना चाहिए, विकास सर्वहितकारी होना चाहिए। और इसलिए विकास को किसी एक कोने में देखने की आवश्यकता नहीं। उसको परिभाषित करें तब एक समग्र के कल्याण की परिभाषा को लेकर के आगे बढ़ने की कल्पना लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। और इसलिए भारत का जो पूर्वी इलाका, उसकी हम चिंता कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, हम आर्थिक मदद करें, नॉर्थ ईस्ट को उसके नसीब पर छोड़ दे, कब तक चलेगा? क्या हम एक नए सिरे से नहीं सोच सकते? आज हमारे देश में 30,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। हर कॉलेज हफ्ता 10 दिन के लिए टूर पे जाते हैं स्टूडेंट्स, और रेगुलर कार्यक्रम होता है। क्या कभी हमने हमारे कॉलेज को उनको गाइड किया कि कम से कम हर कॉलेज साल में एक बार 10 दिन के लिए नॉर्थ ईस्ट के टूर जरूर करेगा? आप विचार कीजिए, अगर देश की 30,000 कॉलेज के 100 विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट में एक हफ्ता रह करके जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म कितना बढ़ सकता है, इको टूरिज्म कितना बढ़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सुख दुख को हिंदुस्तान के कोने कोने का व्यक्ति जानेगा, नॉर्थ ईस्ट के साथ उसका अपनापन कितना हो जाएगा, उसे भी लगेगा हिंदुस्तान के हर कोने को ये भारत मां की जय बोलने वाले लोग हैं, उनको गले से लगाने का एक रास्ता नहीं हो सकता है?
तरीके ढूंढने होते हैं, किस प्रकार से नए तरीके से हम देश को चला सकते हैं, उसकी योजना बनानी। मैंने एक बार मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दरमियान नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। एक बार प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी जब थे, उन्होंने एक एनडीसी की मीटिंग बुलाई थी। उस समय भी मैंने पब्लिकली कहा था, मैंने आग्रह किया था कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से 200 विमेन पुलिस आप गुजरात में दीजिए, 2 साल के लिए दीजिए, और हर 2 साल के बाद चेंज करते रहिए। 1500 2000 लोगों को वहां काम मिलेगा। वे वापिस जाएंगे तो यहां से कई परिवारों से उनका नाता आया होगा। इंटीग्रेशन का कितना बढ़िया है। एक भारत जो हम कहते हैं ना, ये एक भारत का ये सपना है। ये 2 या 3 भारत के संदर्भ में एक भारत नहीं है, एकता, भारत की एकता की बात है। जातिवाद के जहर ने देश को डुबो दिया है। प्रांतवाद की भाषा ने देश को तबाह करके रखा है। समय की मांग है कि तोड़ने वाली भाषा छोड़ करके एकता की भाषा को एक स्वर से बोलना चाहिए। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना हमने लाया है। लेकिन एक में से भी किसी को 2 दिखता है, उनकी मानसिक बीमारी का परिणाम है। न कोई 2 या 3 का विचार है। एकता का मंत्र लेकर के हम आए, भाषा से परे होकर के, जाति से परे होकर के, संप्रदाय से परे होकर के, एक राष्ट्र का सपना लेकर के हम चलें। यह देश विविधता में एकता वाला देश है। एकरूपता वाला देश है नहीं, और देश एकरूपता वाला बनना भी नहीं चाहिए। हम वो लोग नहीं हैं कि हर 20 किलोमीटर एक ही प्रकार के पिज्जा खाएं। हम वो लोग हैं, नीचे से निकले तो इडली खाते खाते ऊपर जाते जाते परोठा हो जाता है। ये विविधता से भरा हुआ देश है। ये विविधता से भरा हुआ देश है, उसे एक रूपता से नहीं रखा जा सकता। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के हम देश के कल्याण की बात करते हैं। हमारे देश में संसाधनों के संबंध में हम एक नए तरीके से प्रेरित कैसे करें। राज्यों की अपने स्वभाव है, अपनी विशेषता है, अपनी कठिनाई। उन समस्याओं को सामूहिक रूप से समाधान करने का कल्चर क्यों न बने। जैसे हिमालयन स्टेट्स को हम तराई के इलाकों के प्रगति के मॉडल से फिट नहीं कर सकते। हमारा अफसर जाएगा, वो कहेगा कि 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए। अब हिमालय में 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी कहां चलेगी। वो कहेगा एक गाड़ी को इतना किलोमीटर जाए तो इतना डीजल मिलेगा, वहां इतने डीजल से कहां चलने वाला है। और इसलिए हमने एक टेलर मेड सॉल्यूशन में से बाहर आना पड़ेगा। और इसलिए राष्ट्रपति जी के भाषण में एक बात को हमने उजागर किया कि हिमालयन रेंज के जितने स्टेट्स हैं उनको एक साथ बिठा करके उनकी समस्याओं को समझा जाए, उनके लिए कोई कॉमन व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं क्या, उस दिशा में प्रयास करें। कोस्टल स्टेट्स, समुद्री तटी पर विकास, आज विश्व व्यापार का युग है। कितनी तेजी से हमारे समुद्र तट का विकास होना चाहिए था। हमारा भारत का समुद्र तट भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन सकता है। हमारा कोस्टल एरिया भारत की प्रॉस्पेरिटी का साधन बन सकता है। लेकिन आज वो सबसे ज्यादा उपेक्षित है। हमने ज्यादा से ज्यादा सोचा तो मछुआरों का सोचा, हमारे पूरे कोस्टल बेल्ट के डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचा। और इसीलिए तो राष्ट्रपति जी के भाषण में कोस्टल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से विचार करने के लिए व्यवस्था सोची। और चाहते हम कि कोस्टल राज्य एक साथ बैठे, कोस्टल डेवलपमेंट में कॉमन क्या विचार हो, क्या कठिनाइयां, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कैसे करें, एक दूसरे की ताकत कैसे बने, और विकास की स्पर्धा में वो एक दूसरे को कैसे अपने अनुभवों को शेयर करें। अगर भारत का समुद्री तट, हम एक ऐसे भौगोलिक लोकेशन पर हैं, हम ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने के लिए एक समुद्री बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन हमने उसकी जितना आगे बढ़ना चाहिए। आज कोलंबो, छोटा सा देश का एक कोलंबो, विश्व व्यापार में, सामुद्रिक व्यापार में जिस प्रकार का सेंटर बना हुआ है, इस तरफ सिंगापुर बना हुआ है, इस तरफ पाकिस्तान के अंदर चीन अपने डेरे तंबू डाल रहा है, तब जाकर के भारत के समुद्री तट की ओर एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उसके लिए हमारे समुद्र तट के राज्यों के विकास का मॉडल उनके साथ बैठ करके नहीं बनाया जा सकता? हमारे यहां लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, उनमें भी विविधताएं भरी पड़ी है।
उनकी विविधताओं को समझ करके। हमारे यहां माओवाद से इफेक्टेड एरिया है, कुछ माओवाद प्रोन जोन भी है। क्या उसी को आइडेंटिफाई करके उनके साथ बैठ करके उसी स्पेसिफिक समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य मिलकर के काम नहीं कर सकते? और इसलिए हम आगे आने वाले दिनों में इन चीजों को आगे कैसे ले जाए, उस आगे ले जाने का हमारा रास्ता भी यही लेकर के हम चलना चाहते हैं, ताकि हिंदुस्तान का हर एक राज्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर विकास की यात्रा में आ गए। आजकल क्या हुआ है, हम दिल्ली में राजनीति माइलेज प्राप्त करने के लिए कोई भी निर्णय कर लेते हैं, कोई भी कानून बना देते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी स्टेट की होती है। उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते और इसलिए वो योजना धरी की धरी रह जाती है, अखबार में 4-6 दिन आ जाता है और फिर गाली पड़ती है स्टेट को कि आपने दिल्ली ने किया, आपने लागू नहीं किया। ये तनावपूर्ण वातावरण हम क्यों पैदा करते हैं? मैं राज्य में रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि ये तनाव हमें विपरीत दिशा में ले जाता है और इसलिए हमने स्थितियों के विषय एक गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारे एग्रीकल्चर के भी एग्रो क्लाइमेट जोन है। हर राज्य में एक निश्चित फसल के एरिया है, क्यों ना उसका मैपिंग तो है, लेकिन गेहूं पकाने वाले राज्यों की अलग समस्या है, उनको अलग से बिठा करके बात करें। चावल पकाने वाले राज्यों की अलग समस्या है, उनसे बात करें। गन्ना पकाने वाले राज्यों की अलग समस्या है, उनसे अलग से बात करें। हम जब तक इश्यू सेंट्रिक फोकस एक्टिविटी नहीं करते, हम इस इतने बड़े विशाल देश को सिर्फ दिल्ली से चलाने की कोशिश करते रहेंगे। नीतियां बनाने का दुनिया को हम कहेंगे, इतने एक्ट बनाए, इतना लिखना किया, फलाना किया, लेकिन इससे स्थितियां नहीं बदलेगी। आज आवश्यकता है हम अपने विचारों को, अपनी बातों को आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं। लास्ट माइल डिलीवरी ये सबसे बड़ी समस्या और उसके लिए मूल कारण है गवर्नेंस। स्वराज्य मिला, हम इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम सुराज्य नहीं दे पाए। और जिन्होंने मैं नेता चुना गया उस दिन का भाषण सुना होगा, मैंने साफ कहा है, मैं इस विचार का नहीं हूं कि पूरा पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। और कोई सरकार कुछ न करने के लिए तो आती नहीं है, हर सरकार कुछ करने के लिए आती है। अपने अपने समय में हर सरकार ने कुछ न कुछ किया है। उन सबके क्यूमुलेटिव परिणाम का आज हम यहां है, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हुआ है, जिस दिशा में होना चाहिए था नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से देश के अंदर ऊर्जा भरनी चाहिए थी, ऊर्जा नहीं भरी। इन कमियों को हमें पूर्ण करना होगा। और यही देश के नेता बाहर जाकर के आज भी कहते हैं कि हमारा देश तो गरीब है, और वही हमको यहां मिसाइल दिखा रहे हैं। यह देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, यह देश विश्व के समृद्ध देशों में आगे माना जाता था, यह देश ज्ञान विज्ञान की दुनिया में प्रगति का माना जाता था। गुलामी के कालखंड में सदभस्त हो चुका, उसमें से हम बाहर आ सकते। सुराज्य की ओर हम कैसे बल दें? हमारे लोकतंत्र का ढांचे को इस रूप से हम दब गए, अपने आप पता नहीं क्या कठिनाइयां महसूस कि हमने गुड गवर्नेंस को बल नहीं दिया। गुड गवर्नेंस सामान्य नागरिक को जवाबदेह होता है। क्या आज हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा प्रशासन तंत्र सामान्य नागरिक को जवाबदेह है? लोकतंत्र की पहली शर्त होती है वो नागरिकों को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन ये स्थिति नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति की सुनवाई हो रही है आज के व्यवस्था तंत्र में। अगर गरीब के लिए सरकार नहीं है तो लोकतंत्र की वो कौन सी असलियत है जो हमें इस प्रकार की कमियां पैदा कर रही है? और इसलिए समय की मांग है कि देश के अंदर सुराज्य पर हमने बल देना पड़ेगा, और सुराज्य पर बल देना है। और कितना ही व्यक्ति स्वस्थ क्यों न दिखता हो, ऊंचाई हो, वजन ठीक हो, सब हो, कोई बीमारी ना हो, लेकिन अगर एक डायबिटीज उसके शरीर में प्रवेश कर जाए, एक डायबिटीज प्रवेश कर जाए, सारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। जिस प्रकार से शरीर में डायबिटीज का प्रवेश पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से
शासन व्यवस्था में बैड गवर्नेंस की एंट्री पूरे शासन तंत्र को, पूरे देश को तबाह कर देती है। वो डायबिटीज से भी भयंकर होता है बैड गवर्नेंस। हमारा आग्रह है, हमारा प्रयास है कि हम गुड गवर्नेंस की ओर चलें। देश में करप्शन की चिंता है और मैं मानता हूं पूरे विश्व में हमारी एक पहचान बनी है। अच्छी है, बुरी है, सही है, झूठे हैं, हर एक के अपने अपने विचार होंगे, लेकिन दुनिया के सामने हिंदुस्तान यानी स्कैम इंडिया ये आम पहचान बन गई और उसी ने भारत की विकास की यात्रा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। हमारा टूरिज्म पर बहुत बड़ी ब्रेक लगी। क्यों लगी? बलात्कार की घटनाओं ने टूरिस्टों को आने में रोक पैदा। पूरे देश की विकास यात्रा में भारत की छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है और इसमें राजनीति नहीं हो सकती। क्या हम टेररिज्म पर भी राजनीति करेंगे? क्या माओवाद के हमलों पर भी राजनीति करेंगे? मां बहनों पर बलात्कार पर भी राजनीति करेंगे? निर्दोषों की हत्या पर भी राजनीति करेंगे? समय की मांग है कि हम इससे ऊपर उठ करके एक सामूहिक दायित्व के साथ इन समस्याओं के संबंध में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालेंगे और देश की छवि जो बर्बाद हो रही है उसको बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बन रहा था। टूरिज्म के लिए लोग हिंदुस्तान की तरफ मोड़े थे। अचानक पिछले कुछ समय गिरावट आई है इसी घटनाओं के कारण। ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है क्या? राजनीति से ऊपर उठ करके इन समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते नहीं निकाले जा सकते? ये ऐसा सदन है जब देश का टैलेंट बैठता है, जिसकी विद्वत सभा है। ये इन्होंने मार्गदर्शन करना पड़ेगा, इसी गृह ने मार्गदर्शन करना पड़ेगा। हमने मिल करके रास्ते खोजने पड़ेंगे और हमारी कोशिश है कि हम मिल बैठ करके कोई रास्ता खोजें और देश को आगे ले जाए। हमारे देश में करप्शन के खिलाफ आम आदमी का रोष है। हमारी कानूनी व्यवस्था में कौन करप्ट आदमी कब जेल जाएगा, देश इंतजार करने को तैयार नहीं है। उसके हाथ में जो शस्त्र है उससे वो राजनेताओं को सजा देने के लिए आज वो काबिल हुआ, लेकिन उससे बात बननी नहीं है। लेकिन जितनी चिंता करप्शन के बाद की होती है उससे ज्यादा चिंता करप्शन न हो उसके लिए करने की आवश्यकता। और इसलिए राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने उस बात पर भी बल दिया है कि करप्शन के बाद के लिए लेने वाले मेजर्स को ज्यादा चर्चा हो चुकी है, उसके कई मुद्दे हैं, लेकिन करप्शन न हो उसके लिए भी तो कुछ चीजें की जा सकती है और उसमें एक है स्टेट मस्ट बी पॉलिसी ड्रिवन। अगर राज नीतियों के आधार पर चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नीतियां अवेलेबल है, तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप नहीं रहता। पहला और आखिरी ऐसा करने का अवसर नहीं रहता है। सबको समान अवसर मिलता है और हर कोई सवाल पूछ सकता है और अगर वो ट्रांसपेरेंसी हो तो। स्टेट मस्ट बी पॉलिसी ड्रिवन। अगर पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है तो करप्शन की संभावनाएं बहुत ही ग्रे एरिया बहुत कम रहता है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की फाइलें ऐसे ही जमा रहती हैं और भांति भांति के आरोप लगते हैं, लेकिन वही ऑनलाइन हो, कोई भी एप्लीकेंट हो अपने पासवर्ड से देख सकता है कि आज मेरी फाइल की क्या पोजीशन है, अपने घर बैठ करके ऑनलाइन देख सकता है। टेक्नोलॉजी के द्वारा इतनी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि हमारे यहां सामान्य मानवी भी करप्शन करने से पहले 50 बार सोचे। सीसीटीवी कैमरा जैसी चीजें भी आज आदमी को डरा रही है, खूंखार व्यक्तियों को भी डरा रही है। तो हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके करप्शन को कम करने के लिए ई टेंडरिंग वगैरह छोटी मोटी चीजें भी प्रारंभ हुई है, लेकिन उसको और व्यापक रूप से कैसे लाया जाए। इतना ही नहीं, स्कूल में बच्चों की प्रेजेंस, उसको हम बायोमेट्रिक सिस्टम से अगर जोड़ देते हैं तो फिर 40 बच्चे हैं और कोई 80 लिखवा करके सारे सहायता ले रहा है, वो करप्शन अपने आप चला जाएगा। ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक करप्शन की सारी बातें करप्शन। रेलवे के अंदर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था होगी तो रेलवे के भीतर चलने वाली गतिविधियों को हम रोक सकते हैं। कई ऐसी बातें हैं और जैसे एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट हो, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और करप्ट लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था हो, मुझे विश्वास है हम स्थितियों को बदल सकते हैं। हमारे देश में
हम चाहें या न चाहें, हमारे इन सदनों की गरिमा पर चोट लगी हुई। एक व्यापक चर्चा है कि संसद में वो लोग जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। 5 हो, 7 हो, 10 हो, लेकिन एक छवि बनी है। ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस कलंक से हमारे दोनों सदनों को मुक्त करें। और कलंक से मुक्त करने का एक अच्छा उपाय है, हम सब मिलकर के तय करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए, जो निर्दोष हैं वो बेदाग होकर के दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। क्यों? और राजनीतिक कारणों से इतने गुनाह रजिस्टर होते हैं, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और देश को और दुनिया को हम बताएं कि भाई कम से कम 2015 के अंदर हम एक ऐसे हिंदुस्तान में सदन देखेंगे, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई दाग लगा होगा। दुनिया के अंदर हम एक शुरुआत कर सकते हैं। अगर एक बार हम लोकसभा को इस प्रकार से क्लीन कर दें, तो फिर राजनीतिक दलों को भी टिकटें देते समय 50 बार सोचना पड़ेगा। अगर हम 1 साल के भीतर भीतर सफाई कर देते हैं, सीटें खाली होने लगेगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह क्रम बाद में असेंबली में ले जाया जाए, धीरे धीरे कॉर्पोरेशन में ले जाए, और एक बार माहौल बन जाएगा और सर्वसम्मति से बनेगा, तो हम राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करने का यह सही तरीका है, और इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस बात का भी उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूं हम सब, और मैं नहीं मानता हूं इसमें कोई ऐसा होगा जिस पर एफआईआर होगी वो भी कहेगा साहब ये लटकती तलवार 15 साल से लटक रही है। हर बार मुझे नामांकन करते समय लिखना पड़ता है, हर बार एनजीओ के द्वारा अखबार में छपता है कि इसके ऊपर 30 गुना है, इसके ऊपर 25 गुना है। हर कोई मुक्ति चाहता है। न्याय की प्रक्रिया को उस प्रकार से हमने संचालित करें, और मैं मानता हूं कि सभी सदस्य, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, ये सब मिलकर के इस बात के लिए सहयोग करेंगे, और हम उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर के जो गुनहगार हैं उनके लिए जेल हो, जो बेगुनाह हो वो बेदाग दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, उसकी व्यवस्था हमने करनी चाहिए। और ये 2 सदन में वो सामर्थ्य है तो उस काम को कर सकते हैं। ऐसे अनेक विषय हैं। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज डोंट। अपन यहां से शुरुआत करें और उसके बाद बाकी हो जाएगा, लेकिन आपकी भावना का मैं आदर करता हूं कि कोई बचना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। कानून का राज होना चाहिए, बेगुनाहों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए तो अभी जो ब्लैक मनी के लिए 2 साल से एसआईटी बनाना लटक रहा था, हमने आते ही उस काम को कर दिया, उस काम को कर दिया, क्योंकि हम मानते हमारी ये प्राथमिकता है। हम में से कोई नहीं जानता कि वो ब्लैक मनी वाले कौन है, लेकिन देश की जनता के सामने सत्य आना जरूरी है कि ब्लैक मनी है या नहीं है तो किसके हैं तो कितने हैं, कैसे आए हैं, कहां गए, देश को पता तो चले। और अगर नहीं है तो देश में से एक प्रकार का धुआं हट जाएगा, देश एक शांति का आनंद लेगा। और इसलिए ऐसे कामों में कोताही बरते बिना हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश के सामान्य व्यक्ति का संसद के प्रति उसकी श्रद्धा बनेगी, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा बनेगी, और सरकारी व्यवस्था में वो भरोसा करना लगेगा। आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है, उसका भरोसा टूट गया। और भरोसा इस हद तक टूटा है, यहां बैठे हुए लोग भी कभी मोबाइल फोन से किसी को एसएमएस करते होंगे और बाद में फोन करते होंगे, मेरा एसएमएस मिला, क्यों? भरोसा टूट गया, भरोसा टूट गया। वरना भरोसा होना चाहिए कि मेरे मोबाइल से मैंने एसएमएस भेजा है तो गया ही होगा, लेकिन फोन करके पूछता है, अरे मैंने एसएमएस किया था, मिला क्या? ये जो भरोसा टूट गया है उसको पुनः प्रस्थापित करने की आवश्यकता है। सरकारी अस्पताल में गया तो उसको विश्वास होना चाहिए उसकी बीमारी ठीक होगी। बच्चा सरकारी स्कूल में गया तो मां बाप को भरोसा होना चाहिए उसकी पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये भरोसा होना चाहिए।
और इस भरोसा पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन हम मिल बैठ करके उस काम को करें तो कर सकते हैं। आप सब ने जो सुझाव दिए हैं, सभी सुझाव हमारे सम्मानीय हैं और मैं कहता हूं और बड़ी नम्रता के साथ कहता हूं, भले ही हम विजयी होकर के आए, भले ही देश की जनता ने कई वर्षों के बाद हमारा इतना बड़ा समर्थन किया, लेकिन अगर आपका समर्थन नहीं तो वो समर्थन अधूरा है और इसलिए हम आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो आपके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जिनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबिंग करने की आवश्यकता थी और नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पसंद किया था और उनके डेलीगेशन के रूप में भेजा था और उस काम को किया था। तो सारी जो अच्छी बातें हैं उन बातों को हमने आगे बढ़ाना है और इसलिए हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। दल से बड़ा देश होता है, इस मंत्र को लेकर के चलना है और इस पवित्र सदन में उस मंत्र को उजागर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आपका सहयोग रहेगा तो समस्याओं का समाधान करने की सुविधा और ज्यादा तेज होगी। राजनीति करने के लिए आखिरी वर्ष काफी होता है। अभी तो 4 साल सिर्फ राष्ट्रहित के लिए सोचें, राष्ट्र नीति के लिए सोचें और जय और पराजय में कड़वाहट आई है उसको बाहर रख करके आए। आती है कड़वाहट, इतनी कड़वाहट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये तो वरिष्ठ गृह है, वरिष्ठ गृह का माहौल एक उमंग और उत्साह का होना चाहिए। उसको बरकरार करने के लिए हम कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है हम देश के सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ विजयी लोग नहीं, चुने हुए सब लोगों का दायित्व होता है। उस दायित्व को पूरा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। फिर एक बार सदन के सामने अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका आभारी हूं और मैं पूरे सदन को प्रार्थना करता हूं तो जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है वो प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए देश को हम नई दिशा दें, नई ताकत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.